वंदे मातरम बच्चों। आज की इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं के अध्याय 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन के परिप्रेक्ष्य में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राष्ट्रीय आय का आकलन और उसकी उपयोगिता, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। उसी से आगे जब अपन चलते हैं तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना हमने की है और उससे किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है, लेकिन राष्ट्रीय आय का मापन किसी देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं हो सकता, क्योंकि यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं करता है। जिस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभावों की गणना में शामिल करने से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना से हम जनसंख्या में अर्थात देश में रहने वाले लोगों के आर्थिक विकास का मापन नहीं कर सकते। अर्थात देश में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक कल्याण, आर्थिक संसाधनों का मापन करने की दृष्टि से प्रति व्यक्ति आय का मापन आवश्यक हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का मापदंड उसकी आर्थिक कल्याणी गतिविधियों का मापन करने में सहायक होती है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हमको उस देश की राष्ट्रीय आय को भी देखना पड़ता है और प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर उस देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या का जब उसमें हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। अर्थात एक व्यक्ति की आय का साधन कितना है, इसके आधार पर हम इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि किसी देश के अंदर लोगों के आर्थिक गतिविधियों या लोगों के जीवन स्तर का स्थान कैसा होगा, क्योंकि आय का माध्यम ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगाने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा कारगर साबित होती है राष्ट्रीय आय की। इसलिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो भारत के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य श्री दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था और यह भारत में पहली राष्ट्रीय आय की गणना थी। इससे पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय गणना के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं थी। इसके बाद अनेक अर्थशास्त्रियों, जिनमें फिंडले सिराज, डॉक्टर BKRV राव और RC देसाई आदि अर्थशास्त्रियों ने भी समय समय पर राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमान लगाए, परंतु ये सभी अनुमान सैद्धांतिक विधियों एवं उचित समकों सूचनाओं के अभाव के कारण ये अधिक तर्क संगत मान्य नहीं हुए। इसलिए
आज़ादी के पश्चात भारत सरकार ने श्री पीसी महालोनिविस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया और इस समिति ने अध्ययन करने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में तथा विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर कई सिफारिशें की गई और राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक केंद्रीय प्रदत्त संस्थान का गठन करने का निर्णय और सुझाव दिया और उसी सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने 1955 में ही राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन कर दिया, जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। अंग्रेजी में इसको CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था को ये कार्य सौंप दिया और इसके बाद 1955 से ही प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य अनवरत रूप से ये संस्था करती आ रही है और इसी के आधार पर सांख्यिकीय समकों एवं आंकड़ों का एकत्रित करने के पश्चात ठीक प्रकार से उसका अर्थशास्त्रियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसको एक समग्र सूचकों के रूप में भारत सरकार को सुपुर्द किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर आज़ादी के बाद या 1955 के बाद प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय का आकलन या गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। अब ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि देश के अंदर लोगों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जिसके अंतर्गत वह कार्यरत होते हैं, उन सभी गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझने या उनको ठीक प्रकार से विश्लेषण करने के लिए उनके विभिन्न क्षेत्र समूहों में हम वर्गीकृत कर देते हैं और ये ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहे जाते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारे देश में अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांट रखा है और जिसके अंतर्गत पहला क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से जब जोड़ा जाता है तो वह अर्थव्यवस्था का संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त होता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां आती है या कौन से व्यक्ति नियोजित माने जाते हैं, तो देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य उन समस्त गतिविधियों में सम्मिलित क्रियाओं कलापों से माना जाता है जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर के उत्पादन किया जाता है और जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की कृषि और कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियां ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे कपास की एक खेती है, कपास एक खेती है जो पौधों में वृद्धि के साथ साथ उसके विभिन्न प्राकृतिक जो कारक होते हैं जिसके अंतर्गत वर्षा है, तापमान है, जलवायु है, मिट्टी है, ये सब
प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करती है। अगर ये सब औसत दशाएं ठीक होगी तो कपास की खेती ठीक प्रकार से होगी और कपास एक प्राकृतिक उत्पाद माना जाएगा और उस गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को प्राथमिक क्षेत्र के व्यक्ति माने जाएंगे। साथ ही कृषि की सहायक क्रियाएं होती हैं या सहायक गतिविधियां होती है जिनमें डेयरी पालन, खनन उद्योग और मत्स्य पालन आदि सहायक गतिविधियां भी प्राथमिक कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां शामिल होती है और उन उत्पादों को शामिल किया जाता है जो विनिर्माण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हैं और ये सभी विनिर्माण प्रणाली प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर वस्तुएं निर्मित की जाती है अर्थात कारखाना की जो गतिविधियाँ होती है उसमें से जो उत्पादन माना जाता है और उस उत्पादन की गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को जो गति मिलती है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। अर्थात सीधे तौर पर हम इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक या कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कपास के पौधा, ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। कपास से रेशे बनाना और सूत काटना और कपड़ा बुनना ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है और गन्ने से चीनी और गुड़ बनाना ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की विनिर्माण प्रणाली में संलग्न गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। और एक तीसरा क्षेत्रक होता है सेवा क्षेत्रक, जिसको हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत वो सभी गतिविधियां शामिल होती है जो कि विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करती है, अर्थात विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार तैयार करती है और उसको एक गति प्रणाली देती है, जिसके अंतर्गत कारखानों से तैयार माल को बाजार एवं ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है, जिसके अंतर्गत जो गतिविधियां हैं परिवहन है, श्रम है, भंडारण है, संचार है, बैंकिंग है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होते हैं, जैसे वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, इंटरनेट कोशक गतिविधियां हैं, आदि आदि अनेक प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मानी जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं।